हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टोरी टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगा हिंदी नोवेल सीरीज जिसमें रोमांस, धोखा, बिलियनर और सीओ लाइफ स्टाइल, हॉरर, मिस्ट्री एंड एडवेंचर जैसी कहानियाँ शामिल हैं। अगर आपको हिंदी नोवेल पढ़ना या सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस कहानी भरे सफर का हिस्सा बनिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, कृपया इसे ध्यान से सुनें। इस वीडियो में दिखाई गई सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक या असली व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। हमारा उद्देश्य केवल आपको एक अच्छी कहानी सुनाना है। हम किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, अंधविश्वास या भ्रामक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में ही देखें। अरे रुको रुको, पहले देख लूं कौन सा सीन चुनूं। राजीव मेहता एक्साइटेड होकर स्क्रिप्ट पलट रहे थे। निशा मेहता बगल में बैठी टेंशन में सोच रही थी। डायरेक्टर साहब, प्लीज सीन नंबर 46 चुन लो। अगर मुझे ये सीन अभी करना पड़े तो मैं कमाल कर दूंगी। उस सीन में मीरा सिंह अपने क्रश डॉक्टर अंकित को आर्मी कैंप में किसी लड़की के साथ देखती है और गलतफ हमी में उसकी जमकर धुनाई कर देती है, जैसे उसकी बातें पढ़ ली हो। राजवीर सिंह ने झुककर उसके कान में कहा, जानू, सच में वो सीन करना है जिसमें तुम मेरी पिटाई करोगी? निशा बिजली लगने की तरह 1 मीटर दूर हट गई और चीखी, साले दूर हट मुझसे। इस बदमाश की वजह से अब उसकी नफरत का लेवल इतना स्टेबल हो गया था कि 10 बैल भी नहीं हिला सकते थे। वो पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि कियारा मल्होत्रा और नंदिनी मेहता, खासकर कियारा, उस पर कैसा तूफान लाएंगी। जिंदगी पहले से मुश्किल थी, अब नमक मिर्च और छिड़क गई। निशा की उम्मीद पूरी नहीं हुई। डायरेक्टर पहले ही दिन उसे राजवीर की पिटाई करने का मौका नहीं दे सकते थे। थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा, सीन नंबर 37 करते हैं। निशा ने पूरी स्क्रिप्ट रट ली थी। 1 सेकंड में उसे 37वें सीन की प्लॉट याद आ गई और उसका चेहरा उतर गया। हालांकि उसमें कोई इंटीमेट या किसिंग सीन नहीं था, फिर भी वो उससे कम नहीं था। ये वो सीन था जहां मीरा सिंह डॉक्टर अंकित को छेड़ती है। डायरेक्टर ने दोनों को बुलाकर सीन समझाना शुरू किया। मीरा सिंह के पिता जनरल थे। परिवार की शान में कई शौर्य थे, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की ने जनरल हाउस को मुश्किल में डाल दिया। राजा नासमझ था और चुगलखोरों की बातों में आ गया, जिसकी वजह से मीरा के पिता शहीद हो गए। बड़े भाई मान सिंह ने कमान संभाली तो छोटी मीरा बेफिक्र होकर पली बढ़ी। दिन भर मुर्गा लड़ाई, घुड़दौड़, पूरे शहर की शैतान लड़की। जब डायरेक्टर ने शैतान लड़की कहा तो राजवीर ने निशा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बिना आवाज के बोला, तुमसे मिलती जुलती। निशा ने उसे इग्नोर किया और आगे सुनती रही। ये शैतान लड़की हमेशा लड़कों के कपड़े पहनती थी। उसे लड़कियों वाली बातों से कोई लेना देना नहीं था, जब तक कि 16 साल की उम्र में उसकी नजर डॉक्टर अंकित पर नहीं पड़ी। तब से वो रोज उसे परेशान करने लगी। राजवीर ने हाथ उठाया, डायरेक्टर, ये तो उल्टा लिंग वाला छेड़छाड़ का केस हो गया ना? निशा, तुम ही छेड़छाड़ करने वाले हो। राजीव मेहता ने हल्की हंसी के साथ कहा, राजवीर, तुमने बिल्कुल सही समझा। बात यही है। तो मैं ये कह रहा था कि तुमने अब तक जो रोल किए हैं वो सब डोमिनेंट और एग्रेसिव रहे हैं, लेकिन इस बार तुम्हें एकदम विपरीत करना है, इसलिए ट्रांजिशन पर ध्यान देना। ये सुनकर निशा को भी थोड़ी टेंशन हुई। इस लड़के ने अब तक बस डैडी बॉस, डैडी सीनियर, डैडी प्रिंस जैसे रोल किए थे। क्या ये पढ़े लिखे कमजोर डॉक्टर का किरदार निभा पाएगा? राजवीर ने सीरियसली सिर हिलाया। समझ गया डायरेक्टर, मैं ही कमजोर हूं और जिस पर जुल्म हो रहा है। राजीव मेहता दोनों को देखकर थोड़ा चिंतित हुए। उन्हें राजवीर से ज्यादा निशा की फिक्र थी। इतनी खूबसूरत लड़की सड़क के छैला चबीले जैसा रोल कैसे कर पाएगी? मैंने यही सीन इसलिए चुना क्योंकि इसमें तुम दोनों के बीच के केमिस्ट्री का पता चलता है। इसमें एक बहुत जिद्दी और दूसरा बहुत शरीफ है। अगर ये सीन अच्छे से हो गया तो आगे की सारी प्रॉब्लम खत्म। बस अब जाओ और मेकअप कॉस्ट्यूम करके आओ। निशा सबसे पहले मेकअप करके बाहर आई। लाल सफेद रंग का कुर्ता घुटनों तक, ऊपर से जैकेट, सिर पर ऊंची पोनीटेल, गहरी भौहें, पूरी ठहरी हुई थी 16 साल की मीरा सिंह में।
जो लोग पहले निशा को रिजेक्ट कर चुके थे, उन्हें भी मानना पड़ा कि उसका लुक परफेक्ट था। राजीव मेहता को पहले लगता था कि इतनी ग्लैमरस हीरोइन शायद इस रोल के लिए ठीक नहीं बैठेगी, लेकिन अब वो हैरान थे। उन्होंने तारीफ की और फिर सलाह दी, निशा बस थोड़ा रिलैक्स रहना, इमेज की फिक्र मत करना, इसमें तुझे बिल्कुल बदमाश बनना है। डायरेक्टर टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि ये कर सकती है। इतने में राजवीर भी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने पर्दा उठाया, वहां सन्नाटा छा गया। निशा ने भौहें चढ़ा दी। हल्के नीले रंग का बांस की बूटियों वाला कुर्ता, चेहरे पर मासूमियत, भौहों में नरमी, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग से उतर आया हो। राजवीर ने निशा को देखा, जो उसे देख रही थी, और धीरे से बोला, कैसा लग रहा हूं? है ना किलर? बस मुंह खोलते ही माहौल बिगड़ गया। निशा ने उसी पॉश एक्सप्रेशन में, जैसे वो स्क्रिप्ट डिस्कस कर रही हो, 3 शब्द कहे, बिल्कुल कमजोर से, तुम, मैं क्या, अफसोस, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि पूरे ड्रामे में तुम मेरे हाथों मजबूर हो। सच, मुझे याद है एक सीन था जहां ऊपर वाला मैं था, वो भी इंटीमेट सीन था। तुम दूर खड़ी कियारा मल्होत्रा उन दोनों को फुसफुसाते देखकर जल रही थी। राजवीर ने आते ही सारा ध्यान निशा पर लगा दिया था। उसने कियारा की तरफ देखा तक नहीं था, और कियारा के पास ग्रीट करने का भी मौका नहीं आया था। नंदिनी मेहता ने उसके कान में सांत्वना डाली, कियारा अब गुस्सा मत कर, जो होना था हो गया। इंडस्ट्री में किस्मत भी एक स्किल होती है। निशा की किस्मत अच्छी है कि उसे राजवीर मिल गए। मेरा अंदाजा है कि इस ड्रामे के बाद वो कम से कम सेकंड लीड एक्ट्रेस बन जाएगी, शायद टॉप के करीब ही पहुंच जाए। हाँ, टॉप के करीब? मेरा माल छीनना है मुझसे? चल देखते हैं। कियारा का चेहरा बदल गया। कियारा, इंपल्सिव मत हो। कंपनी वाले अब निशा को पुश करने की सोच रहे हैं। अगर तुम उससे टकराई तो क्या? मैं उस ऐसी तैसी से डरूंगी क्या जो सिर्फ लड़कों को फंसाना जानती है। यह सुनकर कि कंपनी निशा को प्रमोट करने वाली है, कियारा और भी भड़क गई। उसकी और निशा की इमेज एक जैसी थी, तो प्रमोशन का मतलब उसके रिसोर्सेज छीनना था। नंदिनी ने कियारा को भड़कता देखा और चुपके से मुस्कुरा दी। कियारा हथियार है, मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन निशा की किस्मत इन दिनों बहुत अच्छी चल रही है, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शर्मा जी, प्रॉप्स तैयार हैं? राजीव मेहता ने आवाज लगाई। हाँ डायरेक्टर, ये ठीक रहेगा? प्रॉप मास्टर ने मोटी रस्सी दिखाई। ठीक है, डायरेक्टर ने सिर हिलाया और राजवीर से कहा, राजवीर, तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, शूटिंग के लिए तो करना है। राजवीर पेशेवर अंदाज में लेट गया और उसके हाथ पैर बांध दिए गए। जैसा डायरेक्टर ने कहा था, यह सीन काफी इंटेंस था। मीरा सिंह ने डॉक्टर अंकित को प्रपोज किया। उसने मना कर दिया तो उसने उसे बांधकर हवेली में ले आई। आसपास की लड़कियां फिर पागल हो गई। अरे, राजवीर को बांधकर बिस्तर पर फेंका। मैं भी यही सपना देखती हूं। तुम क्यों एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हें तो मौका मिलना नहीं। इतना गुस्सा क्यों? ये निशा क्यों गई? हाँ ना, राजवीर ने डायरेक्टर से क्यों नहीं कहा कि वो उसकी जगह किसी और को ले ले? अच्छा, राजीव मेहता ने खांसकर सबको चुप कराया और ताली बजाई। सब तैयार? 3, 2, 1, एक्शन। निशा पर आसपास की बातों का कोई असर नहीं हुआ। डायरेक्टर के बोलते ही उसका चेहरा बदल गया। साफ, चमकती आंखें, 16 साल की बच्ची सी, चेहरे पर लापरवाही। उसने कुर्ते का दामन उठाया और अपने बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। कैमरा राजवीर की तरफ शिफ्ट हुआ। लड़का लाल चादरों के बीच हाथ पैर बंधा पड़ा था। लाल रंग के बीच उसका चेहरा और भी गोरा और कमजोर लग रहा था, जिसे देखकर छेड़ने का मन करता था। दरवाजे की आवाज सुनकर डॉक्टर अंकित ने आंखें खोली और उस लड़की को देखा जो रोशनी के बीच उसके पास आ रही थी। मीरा सिंह बिस्तर के किनारे बैठ गई और जेब से कागज का पैकेट निकाला। फूड स्ट्रीट के वाले समोसे हैं, 1 घंटा लाइन में लगी थी। खाओगे? डॉक्टर अंकित ने मुंह फेर लिया।
आंखें बंद कर ली, बात नहीं करनी। मीरा ने एक समोसा मुंह में डाला, शरारत से मुस्कुराई। नहीं खाना तो फिर मैं खिलाऊं, ऐसे खिलाओ कि शर्मा जाओगे तुम। डॉक्टर अंकित ने आंखें खोली, नजर में गुस्सा और शर्म दोनों थे। इतनी बेशर्म लड़की कहां से आ गई? मीरा ने तिरछी नजर से देखा। बेशर्मी? बेशर्मी से क्या होगा? सेना में लड़ाई लड़ी जाएगी या बीवी मिलेगी? डॉक्टर अंकित ने गुस्से से कहा, तेरे पूर्वज देश के लिए लड़े और तू दिन रात बदमाशी करती है, लोगों को परेशान करती है। तुझे अपने पूर्वजों से शर्म नहीं आती? मीरा ने कान खुजलाए, एक और समोसा मुंह में डाला और बोली, तुम तो इतनी उम्र में भी कुंवारे हो, तुम्हारे पूर्वजों को शर्म नहीं आती? डॉक्टर अंकित उसकी बातों से परेशान हो गया। ये दोनों बातें अलग है और मेरा ध्यान कहीं और है। मीरा ने एक पैर बिस्तर पर रखा, हाथ में चाबुक घुमाया और उसकी ठोड़ी से लगा दिया। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे शैतान बिल्ली शिकार कर रही हो। डॉक्टर साहब, एक बात मान लो, मैं तुम्हारी बीवी बन जाती हूं, फिर तुम जैसे कहोगे वैसा करूंगी, पूर्वजों का नाम रोशन हो जाएगा। डॉक्टर अंकित के चेहरे पर घबराहट फैल गई। तुम बकवास मत करो, मीरा ने और करीब आकर कहा। अरे डॉक्टर साहब, आप तो शर्मा गए। सच में मुझे थोड़ा बहुत पसंद करते हो ना? चलो आज ही सगाई कर लेते हैं। कट। डायरेक्टर ने कट बोला तो भी लोगों का ध्यान नहीं हट रहा था। क्यों रोका? आगे करने दो ना, हमें आगे देखना है। दोनों की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि जो लड़कियां पहले निशा से जल रही थी वो भी उसके किरदार में डूब गई। अब वो चिल्ला रही थी कि जल्दी से आगे का सीन कराओ। बेशक होश आने पर वो फिर से निशा को नापसंद करने लगी और सब राजवीर के पास जाकर पूछने लगी कि उसे तकलीफ तो नहीं हुई और उसकी एक्टिंग की तारीफ करने लगी। आज सबसे ज्यादा परेशान रोहन भाटिया था। वो अब तक इस सेट का सबसे बड़ा स्टार था। लड़कियां उसके पीछे रहती थी, लेकिन राजवीर आते ही सारा स्पॉटलाइट छीन लिया। सबसे खुश डायरेक्टर थे। निशा और राजवीर का सीन इतना स्मूथ चला कि लगा जैसे उन्होंने 100 बार साथ काम किया हो। निशा के लिए आज का दिन एक शब्द में समेटा जाए तो धमाकेदार, हंगामेदार। मुश्किल से बची। शूट खत्म होते ही राजवीर के आसपास भीड़ लग गई। सब उसे डिनर पर ले जाना चाहते थे। निशा अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था करण मल्होत्रा। कुछ दिन पहले इसने जबरदस्ती अपना नंबर उसके फोन में डलवाया था। इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? निशा ने एक कोने में जाकर फोन उठाया। हेलो करण। हे निशा, दूसरी तरफ आवाज बेजान थी, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। निशा चुप थी। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया कल रात? निशा हैरान। क्या मतलब? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया तो वो पूरे दिन क्यों आग उगल रहा है? सुबह 8 बजे से मीटिंग चल रही है, 12 घंटे हो गए। ये तुम्हारी कंपनी का मामला है, मुझसे क्या लेना देना? शायद छुट्टी के बाद बहुत काम जमा हो गया होगा। नहीं, मैं अपने भाई को पहचानता हूं। ये तुमसे जुड़ा है। तुमने हमारी बंद बजा दी। अब वो पूरी कंपनी का जान ले रहा है। निशा बेचारी। सच में मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, कल रात उसने एयरपोर्ट से राजवीर को पिक किया था और फिर कबीर मल्होत्रा के घर नहाते हुए पकड़ी गई थी। क्या इस वजह से है? लेकिन उसके बाद तो सब नॉर्मल था। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तुमने ये सब किया है। अब तुम ही उसे संभालो, वरना हमारी मौत का जिम्मेदार तुम होगी। हमारे फाइनेंस हेड को अभी अभी बेहोश होकर ले गए। उसकी आत्मा तुमसे मिलने आ रही है। निशा, ये क्या हो रहा है? मैं तो बेकसूर हूं। अब मैं क्या करूं? मैं उस महाराक्षस को कैसे संभालूं? निशा टेंशन में थी, तभी एक मल्टीमीडिया मैसेज आया। करण ने 2 फोटो भेजी थी। एक में एक आदमी बेहोश होकर स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था। दूसरी फोटो में कॉन्फ्रेंस रूम था। सारे लोग डरे सहम बैठे थे और हेड ऑफ द टेबल पर कबीर मल्होत्रा बैठा था, बिल्कुल यमराज की तरह। फोटो देखकर भी निशा को ठंड लग गई। ये लोग मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैं जाकर बचाऊं? करण का फोन बिल्कुल बेमतलब था। निशा ने सोचा कि इसे इग्नोर कर दूं, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा गिल्ट हो रहा था।
गिल्ट कैसा? फिर करण ने एक शॉर्ट वीडियो भेजा। वीडियो में कबीर की नजर ऐसी थी जैसे चाकू चला रहा हो। वो करण को देख रहा था। करण, तेरे पास आधा घंटा है, यही बैठकर प्रोजेक्ट प्लान दोबारा बनाकर दिखा। नहीं बना तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से सैलरी लेकर निकल। फिर वीडियो बंद हो गया। निशा आखिरी फ्रेम में उसे करण की मदद की गुहार नजर आ रही थी। वो एक आम आदमी भी जानती थी कि आधे घंटे में प्लान दोबारा बनाना नामुमकिन है, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि वो कैसे बचाए। निशा के दिमाग में तरह तरह के प्लान आ रहे थे। दुश्मन को थकने दो, करण की आत्मा मुझे मार डालेगी। चोर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो, राजा तो खुद महाराक्षस है। वेई को घेर कर झाओ को बचाना, वेई कहाँ है? क्या भावी प्रेमिका बनकर बचाऊं? छी! अचानक निशा ने अपने माथे पर थपकी मारी। हाँ, शेर को जंगल से दूर भगाना। उसने गहरी सांस ली और कबीर मल्होत्रा का नंबर मिलाया। मल्होत्रा ग्रुप, कॉन्फ्रेंस रूम। बड़ी स्क्रीन पर कबीर के फोन से कुछ डॉक्यूमेंट चल रहा था। नीचे सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव सहमे बैठे थे, जैसे स्कूल में टीचर सवाल पूछने वाला हो। तभी कबीर का फोन बजा। उसने बिना देखे अटेंड कर लिया। अगले ही पल स्पीकर से एक मीठी सी लड़की की आवाज आई। हेलो कबीर, तुम बिजी हो क्या? सारे एग्जीक्यूटिव ठिठक गए। ये बॉस का प्राइवेट नंबर है, कोई लड़की फोन कर रही है, और वो भी सीधे नाम लेकर। लेकिन जिसने सबको और हैरान किया वो आगे हुआ। वो आवाज सुनते ही कबीर का मिजाज बदल गया, जैसे यमलोक में हल्की सी हवा चलने लगी। करण, जो नामुमकिन प्रोजेक्ट में दबा था, निशा की आवाज सुनकर रोने लगा। भाभी आ गई। कबीर ने एक सेकंड रुककर डाटा केबल निकाली, फोन कान से लगाया। उसकी शक्ल वही, आवाज वही ठंडी। क्या है? इतनी डरावनी आवाज सुनकर निशा ने लगभग फोन रख दिया, लेकिन हिम्मत करके बोली, तुम आज रात घर आ रहे हो? हमने रेयांश को बिरयानी खिलाने का प्लान किया था। कबीर ने ठंडेपन से कहा, बिजी हूं, शायद नहीं आ पाओ। डाटा केबल निकालने के बाद करण को निशा की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो कबीर को वापस बुला रही है। भाई ने मना कर दिया? उसके दिल में चीख उठी, नहीं, निशा भी नहीं बचा सकती। अब मेरी मौत पक्की। निशा की आवाज और नरम हो गई। लेकिन मैं अकेले रेयांश को लेकर कहीं जाऊं तो ठीक नहीं होगा। कुछ हो गया तो? रेयांश भी चाहता है कि तुम साथ चलो। चलोगे प्लीज? कबीर 3 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, आ रहा हूं। करण को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हों। भाभी जिंदाबाद। मैं जानता था वो कर सकती है। तो भाई असल में इतने कठोर नहीं है, बस नखरे हैं। फोन रखकर कबीर ने 2 शब्द कहे। मीटिंग खत्म। नीचे बैठे सब एक दूसरे को देख रहे थे। यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गए। करण इतराते हुए बोला, मेरा शुक्रिया अदा करो, मैंने ही तुम्हारी मदद बुलवाई थी। मीटिंग खत्म होते ही लोगों ने करण को घेर लिया। करण, हमने सही सुना? प्रेसिडेंट मल्होत्रा को किसी लड़की ने फोन किया? वो कौन है जो एक फोन पर उन्हें मीटिंग छोड़कर निकल गया? सच में, क्या प्रेसिडेंट मल्होत्रा के कोई है? कौन सी फैमिली की लड़की है? बताना। करण ने उन्हें घूर कर देखा। क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो कौन है? चापलूसी करनी है? बिल्कुल नहीं, मेरी भाभी के पीछे केवल मैं ही लग सकता हूं। तुम सब दूर रहो। सब कम से कम पैर तो पकड़ लेने देते। फिल्म सिटी के एक कोने में निशा ने राहत की सांस ली। बस अब ठीक है, मैं तो बेकार ही इनके झगड़े में पड़ गई। वो जाने ही वाली थी कि फिर फोन बजा। करण, करण, अब क्या हुआ? बस नहीं हुआ। नहीं नहीं, निशा भाभी, तुम्हारा हनी ट्रैप कमाल था। पूरा संकट टल गया। निशा का चेहरा उतर गया। हनी ट्रैप क्या? मैंने तो शेर को भगाने वाला प्लान किया था। पढ़े लिखे हो तो नाम भी सही बोलो। अच्छा अच्छा, समझ गया। चलो फिर कभी खाना खिलाऊंगा। निशा ने कटे हुए फोन को देखा। इसे क्या पता है? निशा, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो खाने चलते हैं। राजवीर कहीं से निकल आया। निशा ने घबराकर चारों तरफ देखा, कहीं किसी ने देखा तो नहीं। फिर आराम से लाल खंभे के सहारे झुक गई। तुम लोग खाओ।
मुझे आज कुछ काम है, नहीं आ पाऊंगी। क्या? राजवीर का चेहरा बदला। ये मेरे वेलकम का डिनर है, मैं तुम्हारा हीरो हूं। और तुम नहीं आओगी? निशा ने नाक पकड़ी। मानती हूं, मेरी गलती है, लेकिन सच में बहुत जरूरी काम है। कोई और दिन अकेले में मिलकर खिलाती हूं। नहीं चलेगा। राजवीर बिल्कुल नहीं माना। उसकी नजर निशा पर गई। क्या जरूरी काम? किससे मिल रही हो आज? निशा की आवाज थोड़ी सख्त हुई। मैं किससे मिलूं? ये मेरा मामला है। ये सुनते ही राजवीर का चेहरा और काला पड़ गया। कबीर मल्होत्रा से मिल रही हो, है ना? उसकी पूछताछ से निशा को बुरा लगा। तो क्या? नहीं तो क्या? राजवीर बेचैनी से इधर उधर घुमा, फिर उसे घूर कर बोला, निशा, पागल हो क्या? कबीर मल्होत्रा से खिलवाड़ कर रही हो? जलने से डर नहीं लगता? जलूं या न जलूं, तुम्हें क्या? निशा का मूड भी खराब हो गया। तुम? राजवीर ने मुक्का खंभे पर मारा। निशा, मैं डरा नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूं, वरना पता भी नहीं चलेगा कैसे मर गई। पता है कबीर मल्होत्रा कौन है? क्या लगता है वो उन लड़कों जैसा है जिनसे तुम पहले डेट करती थी? निशा ने आंखें घुमाई। मैं पगली हूं क्या? मुझे पता है तो फिर मैंने क्या किया? क्या तुमने मुझे कबीर के साथ सोते देख लिया? तुम? राजवीर थोड़ा शांत हुआ। उसे अंदर से पता था कि निशा इतनी बेवकूफ नहीं है। उसने गहरी सांस ली। तो फिर बताओ, क्या मामला है? निशा को भी लगा कि राजवीर से लड़ना बचकाना है। आज उसकी वजह से उसका दिमाग पहले से ही गर्म था। उसने धीरे से समझाया, मैंने रेयांश को बचाया था। राजवीर हैरान। रेयांश को बचाया? उसे क्या हुआ था? करीब 15 दिन पहले करण रेयांश को रॉयल ओक क्लब ले गया था। शोर से बचने के लिए रेयांश गोदाम में छिप गया और वहां एक कर्मचारी ने उसे बंद कर दिया। राजवीर के होंठ फड़के। रेयांश को क्लब ले गया? यही हरकत है मेरे उस बेईमान मामा की। आगे? मैं उस दिन संसार के ऑडिशन देने जा रही थी, लेकिन रेखा सिंह ने मुझे ऑडिशन से रोकने के लिए उसी गोदाम में बंद कर दिया था। निशा ने बाकी कहानी सुनाई। राजवीर ने ध्यान से सुना। ठीक है, समझ गया। तुम रेयांश को बचाकर कबीर से मिली, तो आगे क्या? मल्होत्रा परिवार तुम्हें पैसे देता, काम खत्म, अपने अपने रास्ते। तुम अभी कबीर के संपर्क में क्यों हो? उसके घर क्यों रह रही हो? निशा ने वो हिस्सा छोड़ दिया जहां कबीर ने खुद उसे प्रपोज किया था। बोली, क्योंकि रेयांश डर गया था। मैंने उसे बचाया, इसलिए वो मुझसे बहुत अटैच्ड है। कबीर ने मुझे मल्होत्रा विला में तब तक रहने को कहा जब तक रेयांश ठीक न हो जाए, ताकि जब जरूरत हो मैं उसे शांत कर सकूं। समझे? ये सुनकर राजवीर का गुस्सा कम हुआ, लेकिन फिर भी उसे चिढ़ थी। बुदबुदाया, बस इतना ही है ना? मल्होत्रा परिवार में बहू बनने के लिए कितनी लड़कियां तैयार है। तुम अच्छे मौके पर हो। तुम्हें कबीर के प्रति कोई और भावना तो नहीं? निशा ने भौहें उठाई। अगर किसी के प्रति भावना है तो रेयांश के लिए है। वो इतना प्यारा है कि मैं उसे घर ले जाकर अपना छोटा सा दिल का टुकड़ा बना लूं। राजवीर ने बेजार नजर से देखा, फिर माथा रगड़ा। जो भी हो, अच्छा है कि तुम किसी और के बारे में नहीं सोचती। अमीर घराने उतने सीधे नहीं होते जितने लगते हैं। निशा ने तिरस्कार से कहा, तुम कैसे जानते हो कि मैं अमीर घरानों के बारे में क्या सोचती हूं? उसे सबसे ज्यादा नफरत उन ऊपरी तबके से थी जहां सब नकली मुखौटे पहनते हैं। मेहता परिवार से निकलकर वो दोबारा आग में कूदने वाली नहीं थी। निशा का चेहरा देखकर राजवीर को थोड़ी राहत मिली। वो निशा को समझता था। उसे सबसे ज्यादा बंधनों से नफरत है। मल्होत्रा परिवार का दलदल तो उसके लिए जहर से भी बदतर होगा। अच्छा, तुमने अपने सवाल पूछ लिए, अब मेरी बारी। निशा ने हाथ बांधे। राजवीर ने कंधे उचकाए। पूछ लो। कबीर का तो सिर्फ एक छोटा भाई है, बहन नहीं। ये भतीजा कहां से आ गया? निशा ने पूछा। राजवीर ने सिगरेट सुलगाई। धीरे से बोला, मेरा मल्होत्रा परिवार से खून का रिश्ता नहीं है। मेरी मां के माता पिता मल्होत्रा परिवार के पुराने दोस्त थे। वो एक एक्सीडेंट में मर गए जब मेरी मां बहुत छोटी थी। मल्होत्रा परिवार ने उन्हें गोद ले लिया, तो पीढ़ी के हिसाब से मुझे कबीर मामा लगते हैं। तो ये बात है। निशा ने उसे देखा। सिगरेट पी रहे हो? मैं छोड़ने की कोशिश कर रही हूं।
मुझे मत बहलाओ। क्यों छोड़ रही हो? राजवीर ने भौहें चढ़ाई। बुरी आदत छोड़ने के लिए कोई वजह चाहिए। मुझे याद है किसी ने कहा था कि आज पीना है, आज पीना है, जो छोड़ेगा वो बेवकूफ है। राजवीर ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, बस मैंने जो बताना था बता दिया। और पूछना है? हाँ, निशा ने दांत पीसते हुए कहा, सच सच बताओ, तुमने डॉक्टर अंकित का रोल क्यों किया? वो सेकंड लीड है और तुम ऐसे रोल नहीं करते। मतलब? ये जानबूझकर मेरे साथ ही आया है। राजवीर ने मासूमियत दिखाई। सेकंड लीड में क्या बुराई है? क्या मैं सेकंड लीड नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी एक्टिंग स्टाइल बदलकर चैलेंज नहीं ले सकता? हमेशा एक जैसा थकाता है। आज मैंने अच्छा किया ना? तुम मुझे छेड़ने में बहुत मजा कर रही थी। मजा? कल तक रोना आता है तुम्हें। अरे, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। मुझे जाना है। रेयांश से बिरयानी खाने का वादा किया है। निशा ने फोन पर घड़ी देखी। राजवीर ने मुंह बनाया। मेरे मामा भी आ रहे हैं, बिल्कुल साथ चलेंगे। मैं अकेले रेयांश को कहीं ले जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। कुछ हो गया तो? राजवीर गुस्से में बोला, ये तुम्हें पता है, रेयांश पूरे मल्होत्रा परिवार की आंखों का तारा है, खासकर बुजुर्ग। उसे कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदा दफना देंगे। ये आलू के परांठे क्यों उठा लिए? निशा ने नाराजगी से कहा, क्या बक रहे हो? आलू के परांठे क्या? मेरा रेयांश बहुत प्यारा है। राजवीर ने ताना मारा। मुझे लगता है तुम किसी की शक्ल पर फिदा हो गई हो, उसने कहा और तुम भाग गई। निशा ने झुंझलाकर आंखें घुमाई। हाँ, बहुत हो गया। तुम बताओ, क्या मैं महाराक्षस को मना कर सकती हूं? तुम खुद कितना डरते हो कि मैं तुम्हारी मामी न बन जाऊं? मामी, मामी। राजवीर को मामी शब्द सुनकर उल्टी आ गई। गुड बॉय। निशा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मौका पाकर फुर से निकल गई। अपना बैग लिया, डायरेक्टर और बाकी लोगों से कहा कि आज काम है, डिनर में नहीं आ सकती, और विदा हो गई। लड़की को जाते देख राजवीर का चेहरा पथरा गया। शूट खत्म होने के बाद कियारा को राजवीर से बात करने का मौका मिला। निशा नहीं थी तो वो शर्माते हुए पास आई। राजवीर भैया, कहाँ खाना खाएंगे? ताजमहल पैलेस होटल में समुद्री भोजन करें? पापा वहां मेंबर हैं, वीआईपी रूम मिल जाएगा। राजवीर ने ऊबते हुए कहा, आज नहीं, थक गया हूं। कियारा घबरा गई, लेकिन आज आपका पहला दिन है, कम से कम एक बार तो खाना बनता है। राजवीर का मूड खराब हो गया। किसने कहा कि पहले दिन खाना जरूरी है? इतनी भूख है तो अकेले जाकर पेट भर लो। हकीकत यह थी कि राजवीर का मूड अच्छा हो तो बहुत मीठा, बुरा हो तो फिलहाल वो बहुत बुरे मूड में था। कियारा डांट खाकर रोने लगी। मैंने तो बस अच्छे इरादे से कहा था। आप ऐसे क्यों बोले? राजवीर और चिढ़ गया। राजीव मेहता ने देखा कि बात बिगड़ रही है, तुरंत बीच में आए, कोई और दिन कर लेते हैं। राजवीर आज सच में थका है। पहले दिन आराम करना चाहिए था, पर हमने कई सीन शूट कर लिए। सब लोग आराम करो, डिनर की कोई जल्दी नहीं। ठीक है, कियारा मजबूरन मान गई, लेकिन दिल में निशा को और गालियां देने लगी। ये निशा ही है जो पूरे दिन राजवीर भैया को अपने पास बांधे रखती है, इसलिए वो थक गए। उसने झुककर अपने फोन में कुछ फोटो देखी और बुरी मुस्कान दिखाई। निशा, बस देख लेना, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। मल्होत्रा विला, रेयांश आ गई। निशा घर आते ही थकान उतार फेंकी। रेयांश ने उसकी आवाज सुनते ही ठंडा जूस लेकर दौड़ते हुए उसका स्वागत किया। मेरा बच्चा, इतना प्यारा, लव यू। निशा ने एक ही घूंट में जूस पी लिया, फिर खुशी से बोली, चल चल, आंटी तुझे गोद लेकर क्यूट कपड़े पहनाएगी। हम बिरयानी खाने जा रहे हैं। जो पहले घर से बाहर निकलते ही अटारी में छुप जाता था, वो रेयांश आज बिना कुछ कहे निशा के साथ ऊपर चला गया। बेडरूम में वो चुपचाप खड़ा रहा और निशा उस पर एक एक करके कपड़े ट्राई कराती रही। ये बहुत फीका, ये बहुत गहरा, ये बहुत बोरिंग। हे भगवान, तेरे कपड़े किसने खरीदे? क्या टेस्ट है? पूछने की जरूरत नहीं, तेरे पापा ने ही खरीदे होंगे। क्या उन्हें भूल गया कि तू 5 साल का है, 35 का नहीं? निशा दराज खंगालती रही
और आखिर में सबसे नीचे से एक कपड़ा निकाला। वाह, ये तो प्यारा है। सफेद टी शर्ट जिसके हुड पर 2 लंबे खरगोश के कान थे और नीचे डोरेमोन वाली जेब वाली जीन्स। अंदाज से लगता है ये तेरे दूसरे अंकल ने खरीदा होगा। बच्चों को ऐसे ही क्यूट कपड़े पहनने चाहिए। निशा ने संतोष से सिर हिलाया, फिर पूछा, बेटा ये पसंद है? नहीं तो आंटी और देखेगी। निशा हमेशा रेयांश की राय पूछती थी, भले ही रेयांश हमेशा हा करता था। रेयांश ने फिर से सिर हिला दिया। निशा ने खुशी खुशी उसे कपड़े पहनाए। फिर वो भी अपने कपड़े बदलने चली गई। संयोग से उसके पास भी रेयांश से मिलता जुलता आउटफिट था। उसने भी पहन लिया और जीन्स ओवर लगा ली। निशा कपड़े बदलकर बाहर आई तो रेयांश की आंखें चमक गई। उसने निशा को देखा, फिर खुद को, और उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। उसने निशा की टोपी के खरगोश के कानों को सहलाया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वो आंटी निशा के साथ एक जैसे कपड़े पहने हैं। दोनों तैयार ही थे कि गेट पर गाड़ी की आवाज आई। कबीर मल्होत्रा आ गया। बाहर तापमान 30 डिग्री से अधिक था, लेकिन कबीर ऐसे अंदर आया जैसे हिमालय से आया हो। लंबे कदम, ठंडा चेहरा। जब उसकी नजर सोफे पर बैठे 2 लोगों पर पड़ी जो एक दूसरे से मिलते जुलते कपड़े पहने थे, माम बेटे की तरह, तो उसकी सारी बर्फ पिघल गई। रेयांश का लुक बहुत प्यारा था। निशा तो खरगोश के कानों और ओवल में और भी जवान लग रही थी। रेयांश के साथ बैठी तो भाई बहन लग रहे थे। कबीर को देखकर निशा उठी, रेयांश का हाथ पकड़ा। हम दोनों तैयार हैं, चले? कबीर ने सिर हिलाया। उसकी नजर लड़की पर कुछ सेकंड ठहरी, फिर हटा ली। चलो। गाड़ी में बैठकर निशा उत्साह से बोली, अरे कबीर, हमारे रेयांश के कपड़े कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मैंने बहुत ढूंढकर निकाले थे। प्यारे, कबीर ने कहा, लेकिन वो रियर व्यू मिरर में लड़की को देख रहा था। निशा ने अकड़कर कहा, मुझे पता था, अब से रेयांश के लिए ऐसे ही कपड़े खरीदेंगे। हूं, कबीर ने गुनगुनाया, फिर जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसे दे दिया। ये क्या है? निशा ने आंखें मिचकाई। वो ब्लैक कार्ड जिसके बारे में उसने सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ा था, अब उसके सामने था। कबीर, कपड़े खरीदने के लिए। निशा, मैं ये नहीं कह रही थी, पर दे दिया है तो रख लेती हूं। रेयांश के लिए अच्छे कपड़े ले आऊंगी। ताजमहल पैलेस होटल पहुंचकर कबीर पहले उतरा, फिर शिष्टाचार से दरवाजा खोलकर दोनों को उतरने दिया। उसने निशा पर एक नजर डाली। ठीक है, धीरे धीरे निशा को उसकी कम शब्दों में बात करने की आदत पड़ने लगी थी। वो समझ गई कि वो पूछ रहा है कि क्या उसे पहचान लेने का डर नहीं है। निशा ने सिर खुजलाया, मुझे अभी ज्यादा लोग नहीं पहचानते, और ऊपर से मैं ऐसे कपड़े पहन कर आई हूं। इतना कहकर उसने बैग से गोल एम्बर रंग का बिना नंबर का चश्मा निकाला और लगा लिया। बस हूं, कबीर ने सिर हिलाया। तीनों मिलकर होटल के अंदर बिरयानी रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। निशा का अंदाजा सही था, उसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन वो रेयांश और कबीर को भूल गई थी। पिता पुत्र इतने आकर्षक थे कि सबकी नजरें उन्हीं पर थी। निशा भी माम बेटे जैसे कपड़ों में काफी ध्यान खींच रही थी। अरे, उस पिता बेटे को देखो, कितने हैंडसम है, बड़ा भी और छोटा भी। उनके साथ जो बहन है वो भी बहुत सुंदर है। ये पूरा परिवार ही कमाल है। पिता दोनों बच्चों को लेकर आए हैं, मां कहाँ है? ये सुनते ही कबीर का चेहरा साफ काला पड़ गया। लेकिन उस आदमी की पत्नी ने टोका, पिता और बच्चे क्या? ये तो परिवार है, तीनों एक है। वो लड़की उनकी पत्नी और बच्चे की मां है। अरे नहीं, वो लड़की बहुत छोटी लग रही है। तुम क्या जानो? पति पत्नी है। पति उम्र में थोड़े बड़े हैं। जिस तरह से वो उस लड़की को देख रहा है, वो पत्नी को देखने का अंदाज है। टेबल पर बातें सुनकर निशा का दिल धड़कने लगा। भाई, ये तो बता, तुम्हें कैसे पता चला कि कबीर की नजर मुझ पर अलग थी? और जिस तरह से वो अपनी पत्नी को देखता है डॉट, है उस आदमी की आंखें शायद ठीक नहीं है। निशा ने खांसते हुए कबीर से कहा। निशा के मुंह से ये निकलते ही उस महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, सच में
और गौर से देखो तो हालांकि वो छोटा लड़का अपने पिता से बहुत मिलता है, लेकिन उसकी आंखें असल में उसकी मां से मिलती है, खासकर जब वो मुस्कुराता है। निशा की आंखों में आंसू आ गए। ओह, उस महिला की आंखें भी शायद ठीक नहीं हैं। छोटू की आंखें उससे कैसे मिल सकती है? वो उसकी मां नहीं है। कबीर ने बिना कोई भाव दिखाए लड़की की आंखों पर एक नजर डाली। दरअसल वो कुछ हद तक उससे मिलती जुलती थी। उसने पहले भी देखा था कि रेयांश जब मुस्कुराता है तो उसके चेहरे के भाव निशा से काफी मिलते जुलते होते हैं। अगर ये संयोग है तो ये वाकई एक सुखद संयोग है। ये छोटा सा मामला जल्दी ही खत्म हो गया। बैठने के बाद निशा ने सुकून की सांस ली। आह, गर्मी के दिन में ऐसी के नीचे बिरयानी खाने का मजा ही कुछ और है। मेरे बच्चे, मैं कसम खाता हूं तुम्हें ये फील बहुत पसंद आएगी। पिछले 2 सालों में पहली बार छोटू ने बाहर खाना खाया था। उसे हर चीज नई लग रही थी। वो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन पूरा वक्त उसने निशा का हाथ पकड़ रखा था। तभी उसे चैन आ रहा था। निशा ने मेन्यू पलटते हुए कबीर की राय ली। तुम्हें मसालेदार नहीं खाना तो मिक्स बिरयानी मंगवा लेते हैं, तुम जैसा ठीक समझो। कबीर ने सिर हिलाया, कोट उतारा और आराम से हाथ कुर्सी पर टिका दिया। बस एक साधारण सा एक्शन था, लेकिन उसके अंदाज ने पूरे माहौल में हार्मोन्स की तरंग भर दी, जिससे निशा का दिल बेवजह धड़कने लगा। पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल ऐसा बार बार हो रहा है और मैं चक्कर आने लगी हूं। कबीर का ये एक्शन जानबूझकर था या अनजाने में। जल्द ही उनकी ऑर्डर की गई बिरयानी और दूसरी डिशेज आ गई। निशा का भूख तुरंत जाग गया और वो सब कुछ भूल गई। महाराक्षस कबीर बिरयानी खाते वक्त भी इतना परफेक्ट था। उसने हर डिश का ऑर्डर, उनके पकने का टाइम, सब कुछ कैलकुलेट कर रखा था। पूरी शाम उसने निशा और रेयांश को बड़े सलीके से सर्व किया। पिछली बार जब उसके घर खाना खाया था, उससे भी ज्यादा प्रोफेशनल। निशा ने इतनी आराम से बिरयानी कभी नहीं खाई थी, क्योंकि उसे सिर्फ खाना था और हर डिश परफेक्ट बनी थी। उसके विपरीत जो हमेशा या तो कच्चा या जलाकर खाती थी। तुम राजवीर के साथ एक ही प्रोडक्शन में हो? खाने के दौरान कबीर ने अचानक पूछा। निशा एक सेकंड के लिए अटकी, फिर उसे याद आया कि राजवीर मल्होत्रा प्रोडक्शंस द्वारा जबरदस्त प्रमोट किया जाने वाला स्टार है और कबीर का भतीजा भी है। इसलिए कबीर का उसकी हालिया स्थिति के बारे में जानना कोई हैरानी की बात नहीं थी। उसने सिर हिलाया। हां, वो आज सेट पर आया। मुझे खुद भी आज ही पता चला और उसे देखकर मैं हैरान रह गई। कबीर ने उसके लिए एक मीटबॉल निकाला और बेसब्री से पूछा, तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त लगते हो। निशा ने सिर खुजलाया। उसे लगा कि छुपाने की कोई बात नहीं है, तो सीधा जवाब दिया, दरअसल उसके साथ मेरा रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम कुछ समय डेट कर रहे थे, लेकिन बहुत पहले ब्रेकअप हो गया। अब हम दोस्त हैं। हाँ, हालांकि शायद ये दोस्ती भी जल्द खत्म हो जाएगी। ये लड़का जब से इंडिया आया है मेरी जान ही ले रहा है। अगर आगे से कोई तंग करे तो मुझे बता देना, कबीर ने कहा। निशा हंस पड़ी। हाँ, छोड़ो ना, ड्रामे में तो मैं ही उसे तंग करती हूं। असल जिंदगी में अगर उसने मुझे तंग किया तो मैं उसकी मामी बनकर सीधे सीनियरिटी से दबा दूंगी। बात निकलते ही निशा और कबीर दोनों चुप हो गए। निशा ने दिल में सोचा, ये मुंह कैसे काबू में नहीं है, बकवास करने लगता हूं। उसने जल्दी से कबीर की प्लेट में खाना डालना शुरू कर दिया। है मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे मत सुनो। कबीर बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था, बल्कि काफी खुश लग रहा था और हल्की मुस्कान के साथ बोला, बुरा विचार नहीं है। निशा स्तब्ध रह गई। इसे ये विचार अच्छा लगा? निशा, कबीर अचानक गंभीर होकर उसे देखने लगा। उन गहरी आंखों की नजर में निशा की धड़कनें तेज हो गई। क्या हुआ? अगर तुम अपना मन बदलो तो कभी भी मुझसे कह सकती हो, कबीर ने कहा। यह सुनते ही निशा का दिल जोर से धड़का। वो जान गई कि वो उससे शादी करने वाली बात कह रहा है। हालांकि पिछली बार जब उसने साफ मना कर दिया था, तब से कबीर ने दोबारा ये बात नहीं उठाई थी। लेकिन उसका अपने प्रति नजरिया बदल गया था और उनके बीच का माहौल भी
धीरे धीरे कुछ और ही होता जा रहा था। सबसे बुरी बात यह है कि मेरा दिल भी धीरे धीरे काबू से बाहर हो रहा है। क्या राजवीर की बात सच थी कि मैं उसकी शक्ल पर फिदा हो गई हूं? 5 साल पहले जो हुआ, उसके बाद उसने सोचा था कि वो कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। काफी समय तक उसे मानसिक समस्या थी। वो पुरुषों से बहुत डरती और नफरत करती थी। खासतौर पर जब उसे कोई बदमाश दिखता था तो उसके अंदर का गुस्सा बेकाबू हो जाता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में वो पुरुषों के प्रति थोड़ी शांत हो गई थी, फिर भी वो उनसे दूर ही रहती थी। शादी की तो बात ही अलग थी। लेकिन ये आदमी, जिसके चेहरे पर हमेशा बर्फ जमी रहती थी और जिसका डरावना अंदाज उसे अक्सर डरा देता था, उसके दिल की मोटी दीवारों में अनजाने ही दरार डाल चुका था। बिरयानी खत्म करके वापस आते समय रेयांश गाड़ी में ही थककर सो गया। वो इतना छोटा और नरम था कि जब निशा ने उसे गोद में उठाया तो उसका दिल नहीं कर रहा था कि उसे छोड़े। अरे नहीं, बड़ा वाला तो पहले से ही दिमाग खराब कर रहा था, अब छोटा वाला भी आ गया। उसने पाया कि जितना वो उसके साथ वक्त बिताती थी, उतना ही वो उसे प्यारी लगने लगती थी। एक दिन न दिखे तो याद आती थी, न उठाए तो अधूरा सा लगता था। ये अच्छा संकेत नहीं है। घर पहुंचकर निशा ने रेयांश को धीरे से बिस्तर पर लिटाया। कबीर दरवाजे की चौखट से लगकर खड़ा था। उसकी नजर में कोमलता थी। पिछले कुछ दिनों की मदद के लिए शुक्रिया। निशा ने रेयांश को ढककर दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। कोई बात नहीं, मुझे भी रेयांश बहुत पसंद है। थोड़ा रुककर उसने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, रेयांश अब काफी ठीक हो रहा है। लगता है जल्द ही मुझे यहां रहने की जरूरत नहीं रहेगी। कबीर का चेहरा अचानक कठोर हो गया। तुम सच में जाना चाहती हो? उसकी तीखी नजर से निशा एक कदम पीछे हट गई। वो मुझे तो रेयांश के ठीक होने के बाद ही जाना था। इतने दिन आपके यहां परेशानी दे रही हूं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कबीर, परेशानी नहीं होगी। निशा को मजबूरन ऊपर देखना पड़ा और उसने साफ आंखों से सीधा कहा, लेकिन मुझे परेशानी होगी। कबीर ने भौहें चढ़ाई। परेशानी? हां, निशा ने गहरी सांस ली। सच कहूं तो मैं बहुत आत्मनुशासित नहीं हूं। यहां रहकर मुझे हर वक्त अपनी हरकतों पर ध्यान देना पड़ता है। कबीर, ध्यान देने की जरूरत नहीं। निशा ने माथा रगड़ते हुए लाचारी से कहा, ठीक है, भले ही तुम्हें परेशानी न हो, लेकिन मुझे अपनी प्राइवेसी चाहिए। कभी अपने दोस्तों को बुलाना, कभी काम के बाद बाइक चलाना, बार या क्लब जाना। अगर कोई हैंडसम लड़का मिल गया तो उसे घर ले जाकर रात बिता सकती हूं। बस करो। कबीर का चेहरा सुनते सुनते और काला पड़ता गया और आखिर में उसने उसे रोक ही दिया। फोन के दूसरी तरफ करण कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, जिससे निशा और भी परेशान हो गई। उसने जल्दी से पूछा, करण, सच बताओ, ऐसा है या नहीं? अगर सिर्फ सोते में चलना है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कबीर को कोई और बीमारी है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। बीच रात में अचानक वेयरवुल्फ बन जाना और फिर अचानक गहरी नींद में सो जाना, ये कितना डरावना है ना? अरे, मैं बस थोड़ा हैरान था कि तुमने अचानक ये पूछ लिया। हाँ, उसे ये समस्या है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भाई सोते में चलता है? करण की आवाज बिल्कुल सामान्य थी। यह सुनकर निशा ने राहत की सांस ली और हल्के में टालते हुए कहा, कुछ नहीं। आधी रात को पानी पीने नीचे गई तो देखा वो लिविंग रूम में खड़ा है। मैं डर गई। सच? करण के लहजे में मजाक था। फिर वो गंभीर हो गया। कोई बात नहीं, ये पुरानी समस्या है, उसकी चिंता मत करो। जैसा कर रहा है करने दो, बस उसे जगाना मत। वो अपने आप कमरे में चला जाएगा। है, उसे ऐसे ही रहने दूं और जगाना मत? अच्छा, ठीक है, समझ गई। करण को कुछ शक ना हो, इसलिए निशा ने जल्दी से फोन रख दिया। उसने अपने पास लेटे हुए कबीर को परेशानी से देखा। बिना जगाए यही पड़ा रहने दूं? कहीं फिर से सोते में चलने न लगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इस अचानक हुए बदलाव से वो घबराहट जो निशा को पागल करने वाली थी, पूरी तरह खत्म हो गई थी। उसने अपने बगल में
गहरी नींद सो रहे उस आदमी को देखा और गुस्सा बढ़ता गया। आखिर में चिढ़कर उसने उसके गाल पर चुटकी ली। साले, तो आराम से सो रहा है और मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। शांत होने के बाद कबीर काफी सीधा साधा और निर्दोष लग रहा था। उसने संतुष्ट होने तक कई बार उसके गाल दबोचे। अब बस यही इंतजार करना है कि ये खुद चला जाए। सुना है कि सोते में चलने वाले को जगाने से वो बहुत डर जाता है, मर भी सकता है। मैं तो ज्यादा डर गई थी। निशा ने सोचा था कि वो कबीर के जाने तक जागती रहेगी, लेकिन अनजाने में उसके सीने से लगी स्थिर धड़कन सुनते सुनते वो खुद सो गई। काफी देर बाद उसके बगल वाला आदमी धीरे से आंखें खोले। उसके चेहरे पर राहत थी। फिर उसने लड़की की ओर देखा। उसकी उंगलियों ने उसकी हल्की मुड़ी भौहों को सहलाया और उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। अगली सुबह निशा की नींद फोन की घंटी से खुली। उसका पहला रिएक्शन फोन उठाने का नहीं था, बल्कि बगल में देखने का था। कबीर नहीं था, तो उसने झपकी में ही फोन उठाकर अटेंड कर लिया। अगले ही पल दूसरी तरफ रेखा सिंह की गुस्से भरी आवाज आई। निशा, देख लिया तूने क्या कर दिया। मैंने तुझे पहले ही कह दिया था कि अपनी हरकतों पर ध्यान रख, कंपनी की छवि खराब मत कर, पर तूने क्या कर दिया। अब पूरी कंपनी का मुंह काला कर दिया। निशा तुरंत पूरी तरह होश में आ गई। क्या हुआ? रेखा सिंह ने चिढ़कर कहा। खुद जाकर वेब देख। निशा बिस्तर से उतरी और जल्दी से कंप्यूटर ऑन करके अपने वेब अकाउंट में लॉगिन किया। तब पता चला कि उसका वेब अकाउंट फट पड़ा था। आमतौर पर ज्यादातर सेलिब्रिटीज के वेब अकाउंट उनकी कंपनियां चलाती हैं। निशा को यह सुविधा नहीं थी। वो न तो फॉलोवर्स खरीदती थी, न मार्केटिंग करती थी। उसके वेब पर करीब 30,000 फॉलोवर्स थे, जो किसी इंटरनेट सेलिब्रिटी से भी कम थे। वो अक्सर अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर करती थी, लेकिन हर बार कमेंट्स और लाइक्स से ज्यादा नहीं होते थे। लेकिन अब एक रात में ही हजारों मेंशन और कमेंट्स आ गए थे। उसने जल्दी से सारी जानकारी स्क्रॉल की और आखिर में पता चल गया कि क्या हुआ। निशा को टारगेट करके जमकर अटैक किया गया था। कल देर रात वेब के एक पॉपुलर गॉसिप ब्लॉगर ने एक लंबी पोस्ट डाली थी। मेहता की साजिश, इतनी बेशर्म लड़की मैंने कभी नहीं देखी। पोस्ट में लिखा था कि उसने हर रोल पाने के लिए डायरेक्टरों के साथ सोया, अमीर बुजुर्गों को फंसाकर उनसे गिफ्ट ऐंठे और शूटिंग के दौरान जानबूझकर राजवीर के साथ छेड़खानी की। इस वेब पोस्ट में यहां तक दावा किया गया था कि वो सेट पर हमेशा अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती थी, ताकि जो चाहे अंदर आकर सो सके। उसे पूरी तरह एक बदचलन और बेशर्म लड़की के रूप में पेश किया गया था। राजवीर के फैंस आग बबूला हो गए थे और उन्होंने उनके इस किरदार के साथ काम करने का विरोध किया। जोरदार मांग की कि प्रोडक्शन टीम हीरोइन को बदल दे। निशा के ताजा वेब पोस्ट के नीचे कमेंट्स देखकर रूह कांप जाती थी। गालियों का पहाड़ था। हर तरफ निशा, इंडस्ट्री से बाहर निकलो के नारे लग रहे थे। देखा, अब तुरंत माफीनामा जारी करो, कंपनी की छवि बचाओ। रेखा सिंह ने गुस्से से आदेश दिया। निशा ने तिरस्कार से कहा, माफीनामा? कंपनी के कलाकारों के साथ ऐसा होने पर एजेंसी आमतौर पर पीआर टीम लगाकर स्थिति को संभालती है, लेकिन रेखा सिंह अलग थी। वो उसकी छवि बचाने की नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह बर्बाद करने की सोच रही थी, क्योंकि माफीनामे का मतलब था उस वेब पोस्ट में लिखी सारी बातें मान लेना। हां, आज रात 8 बजे तक मुझे चाहिए। सबसे अच्छा हो तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजो, ताकि सच्चाई झलके, वरना सेट से निकाल दी जाओगी। तब कंपनी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। रेखा सिंह ने यह धमकी देकर फोन पटक दिया। इस फोन के बाद निशा की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसे ये सब पहले से अंदाजा था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा उसने नहीं सोचा था। लगता है कियारा को एक पल भी इंतजार नहीं करना था। नंदिनी पीछे से हाथ लगा रही थी और एक ही रात में मैं तूफान के केंद्र में आ गई। अच्छा, आ जाओ। मुझे तो डर था कि आओगी नहीं। निशा ने उठकर मुंह हाथ धोया, फिर मेकअप का बॉक्स निकाला और लगाना शुरू किया। आधे घंटे बाद उसने आईने में अपना बेदाग, मुरझाया और दयनीय चेहरा देखा और संतोष से सिर हिलाया।
अभी तैयार ही हो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। निशा ने उठकर दरवाजा खोला, फिर हैरान रह गई। सामने कल रात का वेयरवुल्फ कबीर मल्होत्रा खड़ा था। कल रात के बाद उसे देखकर बहुत अजीब लग रहा था। निशा के कुछ कहने से पहले ही कबीर ने उसका बेहद पीला और मुरझाया चेहरा देखा और उसका चेहरा ठंडा हो गया। बिना कुछ कहे उसने फोन निकालकर कॉन्टैक्ट सर्च करने लगा। निशा ने उसकी उंगली रोहित शर्मा नाम पर रुकते देखा। रोहित शर्मा मल्होत्रा प्रोडक्शंस के पीआर डायरेक्टर थे। जनता की राय बदलने के माहिर, उन्होंने कई सेलिब्रिटी स्कैंडल्स को सफलतापूर्वक हैंडल किया था और पीआर के स्टूडेंट्स उन्हें केस स्टडी की तरह पढ़ते थे। ये देखते ही निशा चौंकी और कबीर पर झपटकर उसका फोन छीन लिया। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? वो सब ठीक करना। कबीर का चेहरा बहुत गंभीर था। साफ था कि उसे ऑनलाइन हुई सारी बातें पता चल चुकी थी। निशा ने उस विलेन बॉस को बेप्सी से देखा जो उसे बिना मांगे हैक देने वाला था। पिछली बार कबीर ने बिना कुछ कहे सीधे नंदिनी मेहता का स्टाइलिस्ट बुलवा दिया था, जिससे उसकी जान बच गई थी और वो पहले ही हैरान हो गई थी। अगर अब मल्होत्रा प्रोडक्शंस अचानक इस मामले में उतर गई तो उस पर 2 कंपनियों के प्रति गद्दारी का आरोप भी लग जाएगा। निशा ने हल्के अंदाज में कहा, अगर इतनी छोटी सी हवा मैं नहीं झेल सकती तो इंडस्ट्री में कैसे टिकूंगी? पिछली बार तुमने कहा था न कि मुझ पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी इस हालत से भरोसा नहीं आता। कबीर का चेहरा गंभीर था। निशा ने हैरानी से देखा, फिर उसे अपना मेकअप याद आ गया और समझाया, ये पीला चेहरा और आंखों के नीचे के काले घेरे मेकअप है। मैं जबरदस्ती हंस नहीं रही हूं, न मजबूत बनने का नाटक कर रही हूं। विश्वास न हो तो मैं मेकअप उतार कर दिखा दूं। बात पूरी न होने पाई कि कबीर ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसके गाल और आंखों पर उंगलियों से हल्का सहलाया। बस हल्का सा स्पर्श था, लेकिन निशा को बिजली लग गई। वो अनायास ही झिझक गई। निशा की इस प्रतिक्रिया से कबीर का चेहरा थोड़ा और काला पड़ गया। उसने जल्दी से हाथ हटा लिया और बोला, अकड़ना मत। निशा हंस पड़ी, नहीं, अगर नहीं झेल पाई तो दौड़ती हुई आकर तुम्हारा पैर पकड़ लूंगी। कबीर का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। हूं। फिर निशा ने सिर खुजलाते हुए उसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो। क्या कहना है? कबीर ने पूछा। उसका स्वर कल रात के उलट बिल्कुल कोमल था। निशा ने देर तक उसे जटिल नजरों से देखा, फिर खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी, कबीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई महिला अपने साथ रखो? क्या मतलब? कबीर का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। मैं टांग अड़ाने नहीं आई, बस लगता है कि निशा ने शब्दों को तोलते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और सच्चाई से कहा, मुझे लगता है तुम्हें एक महिला की जरूरत है। कुछ चीजें तुम समझते हो ना, जबरदस्ती दबाने से सेहत खराब होती है। एक कहावत है, दिन में जो सोचते हो रात में वही सपना आता है। कबीर बाहर से लड़कियों से दूर भागता है, लेकिन कल रात के उसके हालात देखकर तो लग रहा था कि उसे बहुत जरूरत है। इस बार कबीर का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। धत, इसकी वजह कौन है? सामने रखा मांस देखकर भी नहीं खा सकता, मैं ही क्यों सह रहा हूं? कबीर का चेहरा देखकर निशा ने खांसते हुए जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश की। मुझे देर हो रही है, रेयांश से मिलकर फिल्म सिटी जाना है। बाय। फिल्म सिटी, बाहरी सेट। निशा के आते ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे राजवीर के फैंस उसकी तरफ दौड़ पड़े। निशा आ गई, वो रंडी आ गई। इतनी हिम्मत, बेशर्म कमीनी, हमारे राजवीर से दूर रह, सेट से निकल। निशा सेट से बाहर, निशा इंडस्ट्री से बाहर। बाहर हालात बहुत खराब थे। सिर्फ कुछ सिक्योरिटी गार्ड निशा को अंदर ले जा रहे थे। बाकी क्रू मेंबर्स दूर खड़े ये तमाशा देख रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे और ताने मार रहे थे। वो नजरें चाकू की तरह उसके शरीर को चीर रही थी। वो बुरी निगाहें जहरीले सांप और जानवरों की तरह थी, जैसे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। निशा को एक बार चर्चित अभिनेत्री याद आ गई जो अफवाहों के कारण आत्महत्या कर ली थी। उसके सुसाइड नोट में सिर्फ 4 शब्द थे, अफवाहों से डर लगता है। भीड़ से सड़े अंडे और सड़ी सब्जियां फेंकी जा रही थी, कोई पत्थर भी फेंक रहा था।
जब वो पत्थर मेकअप आर्टिस्ट एमी के करीब पहुंचा तो निशा का चेहरा बदल गया। उसने फुर्ती से उछलकर एमी से आधा मीटर पहले अपनी बाह से वो पत्थर रोक लिया। अगले ही पल उसकी बाह पर जहां पत्थर लगा था खून से भीग गया। हेलो गाइस, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए जियो स्टोरी टीवी।